नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोगों ने ये देख लिया था कि किस तरह से भारत में जो विदेशी नीतियां थी, जो अंग्रेजों के द्वारा नीतियां बनाई गई थी, उन नीतियों की वजह से, चाहे वो धार्मिक नीति हो, चाहे वो जो है चाहे वो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो अंग्रेजों की, चाहे वो आपकी जो है ये कहते हैं इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी हो, इन सारी स्ट्रेटजीज के चलते और जितनी भी ऑपरेसिव पॉलिसी थी या वो कुछ नया करना चाह रहे थे, जिनको लोगों ने ये समझा कि ये शायद हमारे धर्म को, हमारे जो है जो सदियों पुरानी नीतियां चली आ रही उनको भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, इस वजह से रिवोल्ट हुआ। अच्छा, अब जब रिवोल्ट हो गया और रिवोल्ट होने के बाद बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी अधिकारी थे जिन लोगों का ये मानना था कि भाई अंग्रेजों के द्वारा जितनी भी रियासतें उनको धीरे धीरे हड़प लेना चाहिए। और ऐसे समय में कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस ये किया था कि सब्सिडी अलायंस जो वेलेजली के द्वारा काफी मॉडिफाइड किया गया था, और साथ साथ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इस वजह से जो है लोगों का ही नहीं बल्कि जो राजा थे या नवाब थे उनका भी शोषण हो रहा था। और ऐसे समय में हम लोगों ने ये देखा था कि अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, वो वाजिद अली शाह को माल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगा के हटा दिया जाता है। अवध की अगर हम बात करें दोस्तों, इस टॉपिक में अवध प्रोविंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस टॉपिक में अवध प्रोविंस के चूंकि वाजिद अली शाह को निकाल दिया गया था, इस वजह से लोगों ने यह समझा कि अब चूंकि वाजिद अली शाह तो रह नहीं गए, उनको तो यहाँ से निकाल दिया गया, एग्जाइल अवस्था में वो है। इस वजह से जो जितने भी ट्रेडिशन है, जो भी कल्चर था, वो एक तरह से नष्ट हो जा रहा है। और ये नष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि फिरंगी राज आ चुका है। और इस फिरंगी राज ने पहले का जो एक संसार था, भारत का जो संसार था, नवाबों का एक संसार था, ठीक है, लोगों के द्वारा बनाई गई एक दुनिया थी जिसमें नवाब हुआ करते थे, उनकी रैयत हुआ करती थी, ताल्लुकेदार हुआ करते थे, बहुत सारे आम लोग ऐसे हुआ करते थे, सिपाही हुआ करते थे जो अपने नवाबों से, अपने राजाओं से, राजे राजवाड़ों से बहुत ही प्रेम किया करते थे। दोस्तों इस टॉपिक में इसी दशा को बताने की कोशिश करूंगा मैं कि किस तरह से फिरंगी राज के आने से जो पुराना सिस्टम चल रहा था, पुराने सिस्टम की एक दुनिया चल रही थी, वो नष्ट हो गई। लोगों ने अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझा कि उनको अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया हो। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उनको सीयूटी के बारे में और जो है क्या कहते हैं एकेडमिक्स के जो पेपर होने वाले हैं उनके बारे में सहायता मिल सके। क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है, ये सीयूटी के लिए जो एमसीक्यूज बनते हैं वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्वेश्चन भी मेंशन कर देता हूँ जो आने वाले एग्जाम के लिए, आपके एकेडमिक्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि किस तरह से फिरंगी राज के आने से एक जो पहले की दुनिया चल रही थी, वो पहले की दुनिया क्या हो गई? नष्ट हो गई। लोगों ने अपने आप को बेसहारा समझ लिया। ये बेसहारा सिर्फ ऐसे लोग नहीं थे कि जो आम जनता थी, बल्कि ये सारे लोग ऐसे भी थे जो राजा, रजवाड़े, उनके मंत्री या जो साधारण आदमी थे, उन सारे लोगों ने आपसी जो ऊंच नीच की जो भावना थी। देखिए पहले क्या है भाई, एक नवाब है, ठीक है, उसके बाद ताल्लुकदार है, उसके बाद रैयत है। इनके बीच में एक, अगर देखा जाए तो सोशल जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। एक सोशल स्ट्रेटा हुआ करता था कि भाई नवाब ऊपर आदमी है, नवाब के नीचे ये ताल्लुकदार है, और सबसे नीचे आम जनता हुआ करती है। जैसे हम लोगों ने यूरोपियन जो है क्या कहते हैं सिस्टम को समझा था कि भाई फर्स्ट स्टेट हुआ करता था, सेकंड स्टेट हुआ करता था, थर्ड स्टेट हुआ करता था। लेकिन जैसे ही अवध की रियासत अंग्रेजों के हाथ में आई दोस्तों, इन सारे लोगों ने आपस की जो दूरियां थी उन दूरियों को भुला दिया, और दूरियों को भुलाने के बाद एक दूसरे से अपने आप को जोड़ लिया। ठीक है, यहां पर हम ये देखते हैं कि 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, तो 1857 के रिवोल्ट के में आपको ताल्लुकदार भी साथ खड़े मिलेंगे,
रैयत भी साथ खड़ी मिलेगी, और इनके ऊपर के जो नवाब हैं, जिन्होंने जो है अपनी रियासत को फिर से रिस्टोर करने के का बीड़ा उठा लिया था, सारे लोगों ने इकट्ठे मिलकर आपसी भेदभाव को भुलाकर जो है एकता का प्रदर्शन किया। और यहाँ पर जो एकता का प्रदर्शन की बात की जा रही है वो अवध के लिए की जा रही है, क्योंकि अवध में जो भी रिवोल्ट हुआ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ का रिवोल्ट बहुत दिनों तक चला था। अंग्रेजों को यहाँ का रिवोल्ट जो है आप कह सकते हो कि उसको दबाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन फाइनली रिवोल्ट दबाया गया। और वहां पर जब नई व्यवस्थाएं लागू हुई तो लोगों को ये लगा कि अब हमारा पुराना जो संसार था, हमारा पुराना जो सिस्टम था, वो सब खत्म हो गया। राजे रजवाड़ों को तो हटा ही दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो आप एक पिक्चर देख रहे हैं, कि एक जमींदार एक ताल्लुकदार की फोटो है। हमने आपको पहले बताया था कि जमींदार की अगर हम बात करें, तो जमींदार एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, और विलेज से रेवेन्यू को कलेक्ट करने का चार्ज दिया करता था। लेकिन ताल्लुकदार जो यहाँ पर दिखाया गया है, ताल्लुकदार एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो गांव में रहता था, और अपने नवाब के लिए क्या करता था, जो टैक्स सिस्टम है वो टैक्स सिस्टम को कलेक्ट किया करता था रैयत से। ठीक है, भले वो ऑप्रेसिव रहा हो, भले वो जो है क्या कहते हैं रैयत के लिए कभी कभी सख्त हो गया हो, लेकिन समय आने पर ये जो ताल्लुकदार होते थे ये रैयत की मदद भी किया करते थे। तो सिस्टम ये चला करता था। अच्छा, जब देखिए आगे ये सारी चीजें लिखी हुई है, मैं आपको शॉर्ट में सारी चीजें बता दे रहा हूँ ताकि आपको सुनकर एक आइडिया हो जाए कि ये जो रैयत हुआ करते थे, ये जो ताल्लुकदार हुआ करते नवाब थे, उनके बीच में कैसे संबंध था, और अंग्रेजों के आने के बाद क्या हो गया। तो इस पैसेज में जो चीजें बताई गई है, वो ये चीजें बताई गई हैं कि अंग्रेजों के राज के आने के पहले, यानी ब्रिटिश राज के आने के पहले, एक नवाब, ताल्लुकदार और रैयत में एक संबंध हुआ करता था। देखिए आज से नहीं, हम हजारों साल से देख रहे हैं कि टैक्स का सिस्टम चल रहा है, और टैक्स के सिस्टम से ही क्या होता है कि जो राज्य होता है, जो एम्पायर होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो अपना खर्चा चलाती है और लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम लेकर आती है। भाई यहाँ पर अवध के नवाब की बात चल रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह पर माल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है चार्ज लगाए गए थे, लेकिन फिर भी वाजिद अली शाह जो है, कहते हैं, जो रेवेन्यू वसूला करते थे वो बहुत प्यार से वसूला करते थे, यानी उनकी जनता उनको बहुत चाहती थी। ताल्लुकदार भी अच्छे हुआ करते थे, जो समय समय पर अगर खराब फसल हो जाती थी तो कर्ज माफ भी कर देते थे। यानी यहाँ पर एक सिस्टम दिखाया गया है कि नवाब साहब जो है, ठीक है, वो अपने राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ताल्लुकदार से कहते थे कि तुम जो आम रैयत है उससे क्या करो, टैक्स वसूल करो। और टैक्स कलेक्ट करते थे ताल्लुकदार, और टैक्स कलेक्ट करके किसको दिया करते थे, नवाब को दिया करते थे। जब समय से टैक्स कलेक्ट कर लेते थे ये, जितनी मांग है उतनी पूरी कर देते थे, रैयत को ध्यान में रखते हुए, चाहे कभी ध्यान में रखा जाता था या कभी उन पर थोड़ी सा जुल्म भी कर दिया गया, तो क्या हुआ करता था, जब टाइमली सब कुछ मिल रही है नवाब को, तो नवाब इन ताल्लुकदार पर थोड़े से मेहरबान भी हुआ करते थे। ताल्लुकदारों को क्या हुआ करता था कि पावर भी दे दी जाती थी। अब यहाँ पर बहुत सारे ताल्लुकदार ऐसे हैं जिनको हम ये देखते हैं आगे के पैसेज में, कि ये ताल्लुकदार एक जमाने में ऐसे भी हुआ करते थे कि इनके पास 12,000 की, कोई कोई जो बड़े ताल्लुकदार हुआ करते थे, 12,000 की इनके पास सेना हुआ करती थी, सोल्जर्स हुआ करते थे। छोटे जो ताल्लुकदार हुआ करते थे उनके पास लगभग 200 से 300 लोगों की जो है आर्मी हुआ करती थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सारा सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा था। ठीक है, नवाब थे, ताल्लुकदार थे, ताल्लुकदार भी मजे से रह रहे हैं, नवाब भी मजे से रह रहे हैं। अच्छा, जनता के लिए ये ताल्लुकदार जब मौसम खराब होने पर फसल खराब हो जाती थी, तो ये ताल्लुकदार जो है, ऐसा नहीं है कि ये जो है विलेन थे। ठीक है, इनको भी, क्योंकि ये उसी जनता से उभरे हुए थे, उसी जनता से निकले हुए व्यक्ति थे, तो इनको जनता का दुख दर्द भी समझ में आता था। तो बहुत सारे ताल्लुकदार और जमींदार, ठीक है। अब यहाँ पे जमींदार इसलिए लिखा गया है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर जमींदार और ताल्लुकदार को लगभग एक जैसा बताया गया है ब्रिटिश राज आने के पहले। ठीक है, क्योंकि ताल्लुकदार रिच किसान हुआ करते थे, ठीक है, जमींदार भी बहुत बड़े बड़े किसान बाद में हो गए थे, जब इन्होंने
जो है क्या कहते हैं मनमाने ढंग से जमीनों को इकट्ठा कर लिया था तब। ठीक है, तो लगभग, और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जमींदार और ताल्लुकदार लगभग एक जैसे ही व्यक्ति हुआ करते थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ताल्लुकदारों को अपनी स्वतंत्रता दी जाती थी, रैयत अगर परेशान है तो थोड़ा बहुत रियायत भी दे दी जाती, थोड़ा बहुत कर्ज माफी कर दी गई या कुछ ऐसा कर दिया गया। ठीक है, नवाब साहब भी जनता के, क्योंकि नवाब साहब जानते थे कि अगर जनता खुश है तो हम खुश हैं, हम अगर खुश हैं तो जनता के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे पैसेज में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो ताल्लुकदार हुआ करते थे, जनता हुआ करती थी, वो एक दूसरे साथ कनेक्टेड थी, और ये सारे कनेक्टेड थे नवाब के साथ। लेकिन लेकिन अगर हम देखें तो आगे के पैसेज में जो लिखा हुआ है दोस्तों, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आगे के पैसेज में लिखा हुआ है कि जैसी ही ये आपका अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगाकर एनेक्स किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि अवध को सबसे पहले 1802 के तहत, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस के द्वारा एनेक्स किया गया था। नवाब को एग्जाइल कर दिया गया था, पेंशन दे दी गई थी उसको। और उसके बाद 1856 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर देखते हैं कि अवध पर माल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगाया गया, और इसके बाद वाजिद अली शाह को निकाल के बाहर कर दिया गया। जैसे ही वाजिद अली शाह को बाहर निकाला जाता है, वक्त का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आ जाता है? इन गोरे लोगों के हाथ में आ जाता है। और जैसे ही आ जाता है, यहाँ पर एक नई रेवेन्यू पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। और इस रेवेन्यू पॉलिसी का जो सबसे बड़ा जो है उदाहरण देखने को मिलता है, वो तालुकेदार की जो व्यवस्था थी उसको तोड़ने के लिए देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि समरी सेटलमेंट जो है 1856 में, ठीक है, क्या किया गया है, इस्टेब्लिश कर दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समरी सेटलमेंट वाज जस्ट लाइक अ परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, जिसमें जो है सारा चार्ज जो है ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ जाया करता था। यहाँ पर क्या होता था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, क्योंकि वो ताल्लुकदार की व्यवस्था जानते थे कि ताल्लुकदार और नवाब, ताल्लुकदार वाज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नवाब एंड द रैयत फॉर द डिपोजिशन एंड फॉर द यू कैन से द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, और ये अंग्रेजों को ये पता था, ये जो ताल्लुकदार है इनके पास सेना भी होती है। तो सबसे पहले इस समरी सेटलमेंट को जो है जब इम्प्लीमेंट किया गया, तो ताल्लुकदार के पास जो भी व्यवस्था हुआ करती थी, जो भी पावर हुआ करती थी, उसको छीन लिया गया। इसमें क्या किया गया? इसमें यह किया गया कि ताल्लुकदारों को लोगों ने ये समझा, लोग का मतलब यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारियों ने ये समझा कि भाई ये तो जो है एक मिडिल मैन है, जो पहले नवाब को टैक्स दिया करते थे रैयत से वसूल करके। लेकिन इनके पास नवाबों की दया हुआ करती थी, जिसके कारण इनके पास पावर भी हुआ करती थी। तो सबसे पहले अगर इन ताल्लुकदार की पावर छीन ली जाए, तो डायरेक्ट रिवेन्यू जो ताल्लुकदार कलेक्ट करता है, ठीक है, वो हम कलेक्ट करेंगे, ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है कलेक्ट करेंगे। तो ताल्लुकदारों को तोड़ने की व्यवस्था कर दी गई। इस समरी सेटलमेंट देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके जो है एकेडमिक्स के लिए और साथ साथ सीयूईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समरी सेटलमेंट को कहाँ जो है क्या कहते हैं लागू किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? ये अवध में किया गया था। कब किया गया था? 1856 में किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? क्योंकि वाजिद अली शाह को निकाल दिया गया था माल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगा के। ठीक है, तो एक समय में जो ताल्लुकदार के पास लगभग 67% की होल्डिंग हुआ करती थी, वही इस समरी सेटलमेंट के बाद सिमट कर कितनी रहेगी? 38% रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था पहले की थी, जो सारी चीजें चली आ रही थी, वो सारी चीजें अब नहीं रह गई थी। उनके बदले में नई व्यवस्था लागू कर दी गई थी। और ये नई व्यवस्था जो लागू की गई दोस्तों, ये इसी व्यवस्था की वजह से लोगों को मन में ये लगने लगा था कि ये जो नई सरकार आई है, ये जो नई ब्रिटिश राज आई है, ठीक है, इस ब्रिटिश राज ने हमारी पुरानी दुनिया को उजाड़ कर दिया है, हमारी व्यवस्थाओं को उजाड़ कर दिया गया, ये उजाड़ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीजें हैं। अच्छा, ताल्लुकदार के जब अधिकार ले लिए गए, यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल बिलीव that by removing talukdar they would be able to settle the land with the actual owner of the soil and thus reduce the level of the exploitation of peasant while increasing the revenue returns of the state। देखिए अंग्रेज एक ऐसे लोग थे ना, जो
दिखाने के लिए कहते थे कि हम तुम जनता का भला कर रहे हैं, पीजेंट का हम भला कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता था। इनको क्या करनी थी, अपनी पॉकेट्स में जो है पैसा भरना था। और इन्होंने माध्यम किसको बना दिया, ताल्लुकदार को। ताल्लुकदार को चूंकि बेचारे जो है कि कलेक्टिंग जो है पर्सन हुआ करते थे, इन्होंने कहा कि हम ताल्लुकदार की पावर खत्म कर रहे हैं। और ताल्लुकदार की पावर खत्म करके जो लैंड्स हैं, कल्टिवेबल लैंड्स है, एग्रीकल्चर लैंड, वो किसको दे देंगे, पीजेंट को देंगे, जो उनके जिन पर उनका मालिकाना है, हक है। इससे जो ये जो मिडिल मैन है, इनकी जेबें भरेंगे नहीं, करप्शन होगा नहीं। और जब करप्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हाई रेवेन्यू रिटर्न्स हमारे पास आएंगे। ताल्लुकदारों की पावर ले ली गई। ताल्लुकदार बेचारे जो है कि कहते, जो एक समय में पीजन पर राज कर रहे थे, जो रैयत पर राज कर रहे थे, आज वो मोहताज हो गए थे कि उनके लिए पैसे के लिए मोहताज हो गए थे, क्योंकि उनकी पावर तो ले ली गई थी। अब जो पीजेंट थे, पीजेंट जो है किसको जो है डायरेक्ट जो है सपोर्ट करेंगे, या जो है रेवेन्यू देंगे, ब्रिटिश अधिकारियों को देंगे, ब्रिटिश ऑफिसर्स को देंगे। तो ताल्लुकदार जो कभी उनको सताते भी थे, लेकिन कभी उनकी मदद भी करते थे, ताल्लुकदार और पीजेंट के बीच में एक खाई खोद दी इस नए रेवेन्यू सेटलमेंट ने, इन नई व्यवस्थाओं ने। ठीक है। और ताल्लुकदार भी अब एक तरह से साधारण किसान बन के ही दोस्तों रह गया था, ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के रखिए। ठीक है, क्योंकि अब उसके पास कोई पावर नहीं रही। जब पावर नहीं रही तो वो एक साधारण आदमी हो गया। हमारे प्रेसिडेंट के पास भी अगर कोई पावर नहीं होगी तो है तो वो साधारण आदमी ना। ठीक है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इस व्यवस्था से रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन ना ही किसान, ना ही रैयत, ठीक है, और ना ही ताल्लुकदार, इनकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन हुआ। जबकि किसानों के ऊपर बोझ बढ़ता ही चला गया। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्टेट था, जो रेवेन्यू रिटर्न था, ठीक है, क्या हुआ कि ये धीरे धीरे आप कह सकते हैं बढ़ तो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, रेवेन्यू फ्लोज फॉर द स्टेट इंक्रीज बट द बर्डन ऑफ द डिमांड ऑन द प्रेजेंट डिड नॉट डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन नहीं हुआ, बिकॉज 30% रेवेन्यू से बढ़कर रेवेन्यू कितने परसेंट पे पहुंच गया, 70%। 100 रुपए आदमी कमा रहा है, किसी तरह से रोग आके वो 30 रुपए दे दे रहा है। लेकिन यही जब 30 रुपया आदमी के पास बच रहा है और 70 रुपए रेवेन्यू में चला जा रहा है, तो आदमी क्या दिवाली मनाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पता चला जेब में पैसा नहीं है, और जो है ताल्लुकदार के पास पैसा लेने गया, ताल्लुकदार कह रहा है कि भाई हमारा तो पहले ही इन लोगों ने बंटा धार कर दिया है, अब हम कैसे आपको उधार देंगे। पहले तो चलो हमारे पास पावर भी हुआ करती थी, पैसा भी हुआ करता था, हम उधार दे दिया करते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा है ना। आज जो है जो है हमारे पास पैसा ही नहीं है। जब पैसा नहीं है तो हम तुम्हें कहाँ से पैसा दे दें। और ऐसी दशा को अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चाहे ताल्लुकदार हो, चाहे वो किसान हो, नवाब तो पहले ही चले गए हैं। एक जो सोशल ऑर्डर बना हुआ था, वो सोशल ऑर्डर कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। ठीक है, किसी को चैन की सांस नहीं लेने दी इन लोगों ने। ठीक है। यहां पर हम यही आगे देखते हैं कि ताल्लुकदार से जब अब जब ये जो साधारण आदमी थे, जब ताल्लुकदार के पास गए, उन्होंने कहा कि भैया हमको पैसा दे दो, और ताल्लुकदार ने कहा हमारे पास पैसा है नहीं। तो ये जो ताल्लुकदार और पीजन के बीच में जो सोशल ऑर्डर, जो एक संबंध बना हुआ था, अब किसानों ने सोचा कि यार ये तो संबंध हमारा टूट गया है। तो ताल्लुकदार हमारे ही बीच के आदमी, भले हमें मारते पीटते हैं कभी, लेकिन कम से कम क्या हुआ, ये जो है हमें जो है कर्जा तो दे देते थे। और कर्जा जब फसल नहीं अच्छी होती थी तो कर्जा माफ तो कर देते थे। लेकिन इन ब्रिटिश इस गोरे लोगों के आने से, इस फिरंगियों के आने से सारी व्यवस्था चौपट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ, इन प्री ब्रिटिश टाइम द तालुकदार वेयर ऑपरेसर बट मेनी ऑफ देम आल्सो अपीयर टू बी जनरस फादर फिगर। दे extracted a variety of dues from the peasant but were often considerate in times of need। जबरदस्ती पैसा वसूले तो करते थे, लेकिन जब भी मुसीबत आती थी तो यही ताल्लुकदार क्या करते थे, हेल्प किया करते थे। चाहे वो जो है अनाज दे, ठीक है, चाहे वो पैसा दे। तो एक संबंध बन गया था माई बाप का। ठीक है, कि हमारे माई बाप ताल्लुकदार हैं। लेकिन अब जब ब्रिटिश राज आ गया, तो इन संबंधों को इन ब्रिटिश राज ने तोड़ दिया। ना ताल्लुकदार के पास पैसा, ना जो है क्या कहते हैं पीजेंट के पास पैसा।
या ताल्लुकदार हेल्प कर पा रहा है क्योंकि उसके पास पावर नहीं रही। तो इन सारी चीजों को हम देखकर क्या कह सकते हैं कि इस ब्रिटिश राज के आने से क्या हुआ, जो पहले की व्यवस्था थी वो पहले की व्यवस्था क्या हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। अब ना कोई त्योहार हुआ करता था ना कुछ हुआ करता था, क्योंकि लोगों के पास पैसा था नहीं, क्योंकि ऑपरेसिव पॉलिसी थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये किसान और ताल्लुकदार के बीच में और नवाब के बीच में जो सिस्टम था वो तो गड़बड़ा ही गया। अब इस सिस्टम के गड़बड़ाने से क्या हुआ, अच्छा उधर क्या हुआ कि सब्सिडी अलायंस चल रहा है, उधर क्या हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चल रहा है। ऐसे समय में हम ये देखते हैं कि जब लखनऊ में जो है क्या कहते हैं 1857 की क्रांति हुई और बेगम हजरत महल ने जो है इस क्रांति को संभाला, तो जो साधारण आदमी थे, जो रिटायर्ड जो है आप कह सकते हो कि पीजेंट थे, या वो सारे लोग जिन्होंने देशभक्ति के कारण अपनी नौकरियां छोड़ दी थी सॉरी, उन सारे लोगों ने किसको ज्वाइन किया, उन्होंने हजरत महल को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, चाहे लड़ते लड़ते वो मर गए हों, लेकिन उन्होंने बेगम हजरत महल के साथ जो वफादारी थी वो निभाई। अब इसमें हम रैयत को भी, साधारण रैयत को भी देखते हैं और ताल्लुकेदार को भी देखते हैं। यानी यहाँ पर हमको ये लगता है कि ताल्लुकेदार जो थे, ज्यादातर ताल्लुकदार ऐसे हो गए थे जो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, और उन्होंने उनके समय में जो राजा रजवाड़े या जो है नवाब निजाम हुआ करते थे उनका पूरी तरह से इन्होंने साथ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो आम आदमी था, आम आदमी में अब पहले क्या हुआ करते, बहुत सारे लोगों को जो है वो सेना में भर्ती कर लिया गया, और ये जो अपराइजिंग हो रही थी, जो रिवोल्ट हो रहा था, ये एक तरह से आर्म्ड रिबेलियन था। ठीक है, यानी सैनिक विद्रोह पहले था, लेकिन इस सैनिक विद्रोह में जो सेना के सिपाही हुआ करते थे, ठीक है, वो क्या हो गया कि सेना के सिपाही के साथ साथ आम आदमी भी, जो रैयत हुआ करती थी, वो भी साथ देने लगी। ठीक है, और साथ देने का कारण भी था, क्या कारण था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते थे कि इन सैनिकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। व्यवहार जो 1820 के आसपास जो अंग्रेजी अफसर हुआ करते थे, जो बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, उनके लीजर एक्टिविटीज में साथ दिया करते थे, उनके साथ बैठ के जो है ताश खेला करते थे, नौटंकी किया करते थे, म्यूजिक में भाग लिया करते थे, हिंदुस्तानी कल्चर को अडॉप्ट कर चुके थे बहुत सारे जो है अंग्रेजी अधिकारी। ठीक है, यहाँ के कस्टम को मानने लगे, होली दिवाली सारे मनाया करते थे। और साथ साथ अगर हम बात करें कि जो है क्या कहते हैं, उनके साथ कुश्ती लड़ा करते थे। देखिए, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जो है मंगल पांडे पर मूवी बनी हुई थी, जिसमें आमिर खान थे, तो उसमें आप देखेंगे कि एक जो है जो गोरा जो अधिकारी है वो मंगल पांडे के साथ किस तरह से जो है इन्वॉल्व है देसी एक्टिविटी में। तो 1820 के आसपास देखिए अंग्रेजों की ये बहुत अच्छी चाल हुआ करती थी कि पहले तो इतना विश्वास जगा लेते थे, लोगों को अपनी तरफ मिला लेते थे, और उसके बाद क्या होता है कि 1840 के आसपास उनमें चेंजेज आने लगते हैं। दोस्तों, कैसे चेंजेज आने लगते हैं, वो जो है जब उनको ये लग गया कि अब तो बहुत ज्यादा क्षेत्र को हमने एक्वायर कर लिया है, तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया, गाली गलौज शुरू हो गई। ठीक है, सिपाही, गोरे सिपाही और और जो हमारे हिंदुस्तानी सिपाही जो एक ही रैंक पे हैं, उनके बीच में क्या हुआ, उनके बीच में जो है सुविधाओं को लेकर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ने लगे। गोरे अधिकारी जो है क्या कहते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को जिनकी सहायता से उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था, उन्हीं को दरकिनार करने लगे, बहुत सारी गाली गलौज करके, बहुत सारी जो है नीतियों को बनाकर। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पूरी तरह से असंतोष फैल चुका था जो है यहाँ के सिपाही में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हम ये देखते हैं कि देखिए, बंगाल में सबसे पहले क्रांति हुई है ना, जो है उसके बाद मेरठ छावनी में क्रांति पहुंची। अब यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तो थी तो बंगाल की सिपाही, लेकिन बंगाल के जो है जो आर्मी थी, उसमें ज्यादातर लोग किसके थे, अवध के लोग हुआ करते थे। देखिए, अवध से रिलेटेड है, लेकिन अवध के ज्यादातर लोग कहाँ काम कर रहे हैं, बंगाल में काम कर रहे हैं। और एक समय, अच्छा, जो अवध में लोग हुआ करते थे उसमें ज्यादातर बंगाल आर्मी में जो थे वो ब्राह्मण या ऊंची कास्ट के हुआ करती थी, इसीलिए ठीक है अवध को क्या कहा जाने लगा, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीयूटी में भी पूछा जा सकता है कि ये जो कथन कहा गया है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये किस स्टेट के लिए कहा गया है, तो वो आप लिखेंगे अवध के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन लोगों ने देखा, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन देखा कि एक समय जब
सारे लोग साथ में उठे उठते बैठते थे, खाते पीते थे। अंग्रेजी अधिकारी हमारे साथ, आज वही जो है अधिकारी क्या कर रहे हैं, वो अधिकारी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जो है भेदभाव कर रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या हुआ, ऐसे समय में लोगों के मन में एक डर बैठ रहा था। क्या डर बैठ रहा था, ये डर ये बैठ रहा था कि जो है क्या कहते हैं, ये अंग्रेजी अधिकारी कहीं ना कहीं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको हटा रहे हैं, है ना। और साथ साथ क्या हो रहा है, साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इसी समय में जो जब नए कार्ट्रिजेस आ गए थे, जो ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल आ गई थी, और उनमें जो कारतूस भरे जाते थे उन पर ये भी जो है र्यूमर फैल गया। र्यूमर क्या फैल गया, भाई इसमें जो ग्रीस लगी हुई है वो ग्रीस कौन सी है, ये सुअर और गाय की चर्बी की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों में भय भी आ गया, क्योंकि न्यू कार्ट्रिजेस आ गए थे। लोगों को लगने लगा कि जो है ये जो है रेशियल एब्यूज हो रहा है या जो मिसबिहेवियर हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ताकि हमारे धर्म जाति को ये भ्रष्ट कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया है कि एक समय में जो अंग्रेज इनके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, ठीक है, उन्हीं अंग्रेजों ने बहुत ही गंदा व्यवहार करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे स्टेट्स को ये एनेक्स करते चले जा रहे थे। यानी पुराना जो सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम की जगह ये जो है क्या कहते हैं न्यू सिस्टम लागू कर रहे थे। और लोगों को ये लगा इस न्यू सिस्टम की वजह से जो उनकी ओल्ड ट्रेडिशन है, जो उनके ओल्ड कल्चर है, जो उनकी मान्यताएं हैं, वो सारी मान्यताएं खत्म हो गई। यानी उनकी जो दुनिया है, एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये हो चुका है बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिसीज गिवन बाय इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश राज। तो इस पैसेज में यही सारी चीजें बताई गई है दोस्तों। मैंने आपको कहानी के रूप में बताने की कोशिश की। अगर आप ये कहानी सुन लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो है पूरी तरह से अपने आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। अब क्रांति तो हो चुकी थी। क्रांति जब हो चुकी, तो क्रांति में जितने भी म्यूटिनियर्स थे, जितने भी रिवोल्टी थे, वो क्या चाहते थे, ये अब हम इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो आप कह सकते हो कि जिन्होंने रिवोल्ट किया, इस रिवोल्ट करने वालों की अगर हम बात करें तो इनके दिमाग में एक चीज थी कि हमें किसी तरह से इन गोरे लोगों को भगाना है। ठीक है, तो ये क्या करते थे इन्होंने, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आम सिपाही हुआ करते थे, पढ़े लिखे थे नहीं। ठीक है, अब किस तरह से ये अपनी बातों को लोगों के सामने रखे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी मुहिम में शामिल हो सके, इनके इस रिवोल्ट में शामिल हो सके। इसलिए इन्होंने किसका सहारा लिया, इश्तेहार का। इश्तेहार का मतलब आप देखते होंगे जो पोस्टर के रूप में बड़े सारे एडवर्टाइजमेंट होते रहते हैं, क्योंकि उस समय प्रिंट मीडिया ही थी। ठीक है, उसको भी बड़ी मुश्किल से जो है अवेल किया जाता था लोग, क्योंकि ये सारी जो चीजें मीडिया मीडिया जी थी ये सब अंग्रेजों के हाथ में हुआ करती थी। तो इन्होंने किस चीज का सहारा लिया अपनी बात को मनवाने के लिए, ये सहारा लिया इश्तिहार का। अब ये जो इश्तिहार हुआ करता था दोस्तों, इस इश्तिहार के जरिए ये बहुत सारी घोषणाएं करते थे। ठीक है, बहुत सारे जो है क्या कहते हैं अच्छा, इनकी जो मीडियम थी, इश्तिहार में जो मीडियम लिखी जाती थी, देखिए इश्तिहार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इश्तिहार से क्या क्या चीजें हो सकती, इश्तिहार के बारे में नोट्स बनाना जरूरी है। इश्तिहार, इश्तिहार का मतलब एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किसके लिए, हिंदू मुस्लिम, आगे हम पढ़ेंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। ठीक है, इस यूनिटी को प्रदर्शित किया जाता था किस लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में। तो ये सारी चीजें इश्तिहार में आप लिखेंगे, कम से कम 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो इश्तिहार का माध्यम हुआ करता था, इश्तिहार से जो है ये अपनी बातों का प्रचार प्रसार किया करते थे। अब जो मेन चीज आती है वो आपकी इस वाले पैसेज में आती है, द विजन ऑफ यूनिटी। यानी यहाँ पर जो यूनिटी का विजन है, जो हम ये देखते हैं कि जो है, जो कल्पना की गई कि ये जो यूनिटी है ये कैसे दर्शाई जाए। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में सारी चीजें बता देता हूँ। यूनिटी किसकी थी, हिंदू और मुस्लिम के बीच की थी। ठीक है, जब रिवोल्ट शुरू हुआ अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया कि इन दोनों के बीच में एक खाई खोद दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने भी इश्तेहार रंगे जाते थे, बनाए जाते थे या दीवारों पर पेंट किया जाता था, उसमें क्या दिखाया जाता था, द इश्तेहार हार्ड बैक द प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पास्ट एंड ग्लोरीफाइड द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी अंडर द मुगल एम्पायर।
देखिए उस समय शेरशाह, ओ आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, उस समय जो है बहादुर शाह जफर थे, उनको मुगल प्रिंस बना दिया गया था, मुगल जो है क्या कहते हैं राजा बना दिया गया था। और मुगलों की शान और शौकत के समय में जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता थी, दोनों मिलकर काम किया करते थे, एक ही खेत में काम किया करते थे। होली का त्योहार मुसलमान मना रहे हैं और ईद में जो है गले मिलने हिंदू जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने इश्तिहार के माध्यम से लोगों को दिखानी शुरू की। यहाँ पर हम ये देखते हैं, द प्रोक्लेमेशन दैट was issued under the name of Bahadur Shah appealed to the people to join fight under the standard of both Muhammad and Mahavir। मोहम्मद बहादुर शाह जफर या मुस्लिम नेता या जो है जो भी नेता हुआ करते थे, वो हिंदू और मुस्लिम एकता को पर जोर डाला डाला करते थे। यहाँ पर यह कोट किया गया कि बहादुर शाह जफर भी जब भी भाषण दिया करते थे तो उसमें मोहम्मद साहब और महावीर स्वामी को साथ में लेकर बातें किया करते थे। यानी हिंदू मुसलमानों की एकता पर ध्यान दिया जाता था, जोर दिया जाता था। जोर देना एक मजबूरी भी थी। क्यों मजबूरी थी, आप कहेंगे कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप मजबूरी थी? मजबूरी इसलिए थी क्योंकि हमारे घर में कितनी भी अगर लड़ाई हो रही है, लेकिन बाहर वाला हमारे घर की जो है एकता और अखंडता को नहीं तोड़ सकता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बड़े सारे हथकंडे अपनाए। यहाँ पर एक स्टांस दिया गया है दिसंबर 1857 का, बरेली का, उत्तर प्रदेश में बरेली में हिंदुओं को 50,000 रुपए दिए गए ताकि वो मुसलमानों से दूरी कर दें। लेकिन ये अटेम्प्ट फेल रहा। क्यों फेल रहा? क्योंकि दोनों लोगों का विश्वास था, दोनों धर्म के लोगों को विश्वास था कि जो पुरानी पीढ़ी है, जो पुरानी पद्धति है या पुराना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वही सबसे सही है। और इसीलिए उनके यहाँ चाहे मुस्लिम राजा हो चाहे हिंदू राजा हो, ठीक है, कितना भी प्रयास कर लिया जाए, ये अंग्रेज उनकी एकता को नहीं तोड़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताने की कोशिश की गई है। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन यहाँ से हम शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन याद यकीन रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज से रिलेटेड आज के लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।